हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम अपने इस वीडियो में 86 लेक्चरर सोशियोलॉजी प्रैक्टिस सेट नंबर 30 को सॉल्व करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट बिल्कुल ही सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार किया गया है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि आज के प्रैक्टिस सेट में आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही हुए। तो चलिए सॉल्व करते हैं आज हमारे प्रैक्टिस सेट नंबर 30 के क्वेश्चन नंबर 1 को। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, अधिगत और सहभाजित यानी कि साझा वे सांस्कृतिक उत्पाद हैं जो दिए गए समाज में निश्चित प्रकार के व्यवहार का औचित्य ठहराते हैं, क्या कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर ए है आदर्शक, ऑप्शन नंबर बी मूल्य, ऑप्शन नंबर सी संस्कृत और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी प्रथा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मूल्य। मूल्य वे सांस्कृतिक अथवा व्यक्तिगत धारणाएं एवं आदर्श हैं जिनके द्वारा वस्तुओं और घटनाओं की एक दूसरे के साथ तुलना की जाती है। ये वे कसौटियां और व्यवहार के पैमाने हैं जिनके आधार पर अच्छे बुरे, वांछित अवांछित, सही गलत, करणीय और अकरणीय का निर्णय किया जाता है। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आज हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, विश्वासों और मूल्यों का वह समुच्चय यानी कि सेट क्या कहलाता है जो समाज की प्रभावी संस्कृति को अस्वीकृत करे और एक वैकल्पिक व्यवस्था को विहित करे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्रति संस्कृति। विश्वासों और मूल्यों का वह समुच्चय यानी कि सेट प्रति संस्कृति कहलाता है जो समाज की प्रभावी संस्कृति को अस्वीकृत करता है। प्रति संस्कृति की अवधारणा मिल्टन सिंगर का है। इसे जो है विरोधी संस्कृति भी कहते हैं। जब कोई उपसंस्कृति मुख्य संस्कृति को चुनौती देने लगती है, उसका विरोध करने लगती है, तो वही उपसंस्कृति अथवा प्रति संस्कृति कही जाती है। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आज हमारा थर्ड क्वेश्चन है, हिप्पियों को उदाहरण मानते हैं डॉट डॉट का। ऑप्शन नंबर है प्रति संस्कृत का, ऑप्शन नंबर बी उपसंस्कृत का, ऑप्शन नंबर सी सांस्कृतिक प्रतिमान का और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी समाज का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि प्रति संस्कृत का। हिप्पियों को उदाहरण मानते हैं प्रति संस्कृत का। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आज हमारा अगला प्रश्न है, एक उपसंस्कृति जो समाज की अन्य उपसंस्कृतियों को नकारती है जानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए भावपरक संस्कृति, ऑप्शन नंबर बी यथार्थ संस्कृति, ऑप्शन नंबर सी चेतनात्मक संस्कृति और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी प्रति संस्कृति। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि प्रति संस्कृति। एक उपसंस्कृति जो समाज की अन्य उपसंस्कृतियों को नकारती हैं प्रति संस्कृति के नाम से जो है जानी जाती है। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आज हमारा अगला प्रश्न है, भूमिका द्वंद्व के संरचनात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? या किसने किया है? क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि आर के मर्टन ने। भूमिका द्वंद्व के संरचनात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन आर के मर्टन ने किया है। भूमिका द्वंद्व से तात्पर्य दो या दो से अधिक ऐसे भूमिकाओं के बीच असंगतता अथवा विरोधाभास की स्थिति जिनके संबंध में एक व्यक्ति से किसी विचाराधीन स्थिति में संपादन किए जाने की आशा की जाती है। मर्टन ने समाजशास्त्र में कई भिन्न विषयों का आलोचनात्मक परीक्षण कर अपना योगदान दिया है। इनमें उनके कुछ प्रमुख विषय जैसे कि सामाजिक संरचना, प्रकारवादी परिप्रेक्ष्य, विचलन और एनामी, जनसंचार, भूमिका सिद्धांत, कर्मचारी तंत्र, मध्यवर्ती सिद्धांत और केंद्रित साक्षात्कार जो है रहा है। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आज हमारा अगला प्रश्न है, जब कोई व्यक्ति अपने को एक ही समय में दो या उससे अधिक ऐसी भूमिकाएं निभाता हुआ पाता है जो परस्पर विरोधी मांगे करती हैं, यह किसका उदाहरण है? या किसका उदाहरण है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि भूमिका संघर्ष का। जब कोई व्यक्ति अपने को एक ही समय में दो या उससे अधिक ऐसी भूमिकाएं निभाता हुआ पाता है जो परस्पर विरोधी मांगे करती हैं, यह जो है भूमिका संघर्ष का उदाहरण है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आज हमारा अगला प्रश्न है, भूमिका द्वंद्व एक ऐसी स्थिति है जिसमें एक व्यक्ति जो किसी विशेष परिस्थिति में होता है वह सामना करता है। पॉइंट नंबर 1 है भूमिका साझेदारों की भिन्न मांगों का, पॉइंट नंबर 2 है भूमिका साझेदारों की भिन्न प्रत्याशाओं का, पॉइंट नंबर 3 है भूमिका साझेदारों की सादृश्य मांगों का और पॉइंट नंबर 4 दिया गया है भूमिका साझेदारों की सादृश्य प्रत्याशाओं का।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव करें। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि केवल 1 और 2। ठीक है, यानी कि भूमिका साझेदारों की भिन्न मांगों का और भूमिका साझेदारों के भिन्न प्रत्याशाओं का। ठीक है, तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। आज हमारा अगला प्रश्न है, वह कौन सा सैद्धांतिक उपागम है जिसमें समाजों की अवधारणा सामाजिक व्यवस्था के रूप में की जाती है तथा सामाजिक संरचना के विशिष्ट लक्षणों की व्याख्या इन व्यवस्थाओं के अनुरक्षण में उसके योगदान के पदों में की जाती हैं? ऑप्शन नंबर ए संरचनावाद, ऑप्शन नंबर बी प्रकार्यवाद, ऑप्शन नंबर सी संरचनात्मक विभेदीकरण और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी संरचनात्मक प्रकार्यवाद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संरचनात्मक प्रकार्यवाद। सामाजिक संरचना तथा प्रकार के संबंध में दो तरफ की विचारधाराएं हैं। पहली विचारधारा के अनुसार सामाजिक संरचना और प्रकार के बीच घनिष्ठ संबंध है। दूसरी विचारधारा का कहना है कि सामाजिक संरचना और प्रकार के बीच कोई संबंध नहीं है, क्योंकि सामाजिक संरचना कोई व्यवस्था नहीं बल्कि इकाइयों की क्रमबद्धता है। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आज हमारा अगला प्रश्न है। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज मेरी वॉइस थोड़ी सी स्लो जा रही होगी, तो आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, केवल 1 या 2 दिन। ठीक है, 1 या 2 दिन में मैं प्रॉपर ठीक हो जाऊंगा, तो आप लोगों को लाउड में जैसे कि आप लोगों को प्रैक्टिस सेट रेगुलर ठीक ठाक वॉइस में प्रोवाइड हो जाती है, उसी के अकॉर्डिंग प्रोवाइड होगी। आज थोड़ी मे भी पॉसिबल है कि आवाज़ आपको थोड़ी स्लो जा रही होगी, क्योंकि मैं अभी उतना ठीक नहीं हुआ हूँ जितना मुझे ठीक होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए, ओनली 1 या 2 दिन। ठीक है, आज हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में यह किसका तर्क है कि सम्मान की किसी विशिष्ट सकारात्मक अथवा नकारात्मक सामाजिक आकलन के पदों में प्रसिद्ध समूह की पहचान की जा सकती है? ऑप्शन नंबर ए राल्फ लिंडन का, ऑप्शन नंबर बी मैक्स वेबर का, ऑप्शन नंबर सी एसएफ नाडेल का और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी ए.के. रोसी का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मैक्स वेबर का। मैक्स वेबर का समय काल कब से कब तक रहा? मैक्स वेबर का समय काल रहा है 21 अप्रैल 1864 से 14 जून 1920 तक। 14 जून 1920 ने समाजशास्त्र को एक व्याख्यात्मक और अंतर्निरीक्षणात्मक विज्ञान बनाने पर जो है बल दिया है। उन्होंने कहा है कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो कि सामाजिक क्रिया का निर्वाचनात्मक बोध कराने का प्रयत्न कराता है। ठीक है, तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। आज हमारा अगला प्रश्न है, सामाजिक संरचना के अपने सिद्धांत में किसने भूमिका का वर्गीकरण मूलभूत, पर्याप्तता, प्रासंगिक और परिधि के रूप में किया है? तो यह किसने किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एसएफ नाडेल ने। एसएफ नाडेल के अनुसार भूमिकाओं के संपादन के आधार पर निर्मित संबंधों के द्वारा ही समाज में व्यवस्था बनी रहती है। समाज इनके द्वारा क्रमबद्ध रहता है, अतः संबंधों की उपस्थिति तथा संकलन मात्र से सामाजिक संरचना का निर्माण नहीं होता, अपितु जिस क्रम विन्यास में ये संबंध प्रकट होते हैं या अभिव्यक्त होते हैं उसे सामाजिक संरचना कहते हैं। उन्होंने सामाजिक संरचना के अपने सिद्धांत में भूमिका को मूलभूत, पर्याप्तता, प्रासंगिकता तथा परिधि के रूप में जो है वर्गीकृत किया है। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आज हमारा अगला प्रश्न है, पुरस्कार तथा दंड भूमिका प्रत्याशा से संबंधित है जिसे माना जाता है। क्या माना जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सांस्कृतिक। ठीक है, कुछ विशिष्ट प्रकार के व्यवहारों को प्रोत्साहित अथवा हतोत्साहित करने हेतु व्यक्ति को दिए जाने वाले दंड अथवा पुरस्कार की व्यवस्था को सांस्कृतिक कहते हैं। सकारात्मक सांस्कृतिक में बहुधा प्रशंसा करना, पदक प्रदान करना, साधुवाद देना और जो है आदि जो है ये सब सम्मिलित होते हैं। इसके विपरीत नकारात्मक संस्कृति में अस्वीकृति की मात्र झलक व्यक्ति के अहम को चोट पहुंचा सकती है। कारावास, देश निकालना, अर्थदंड नकारात्मक अनुशासनियों के उदाहरण है। ठीक है, नकारात्मक स्वीकृतियां औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार की हो सकती हैं। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आज हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सामाजिक संबंधों के आधार पर भूमिकाओं की बात करता है? तो कौन करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एसएफ नाडेल। ब्रिटिश मानव शास्त्री
सिगफ्रायड फ्रेडरिक नाडेल यानी कि SF नाडेल ने अपने संरचनावादी सिद्धांत से मानव शास्त्र और समाजशास्त्र दोनों को प्रभावित किया है। उन्होंने भूमिका को जो है दो भागों में बांटा है। पहला है संवादात्मक भूमिका तथा दूसरा है गैर संवादात्मक भूमिका। संवादात्मक भूमिका क्या है? संवादात्मक भूमिका हमेशा पूरक भूमिका से जुड़ी होती है। जैसे किसी व्यक्ति का पिता के रूप में भूमिका तभी संभव होती है जब उसकी कोई संतान हो। और गैर संवादात्मक भूमिका क्या होती है? यह जो है कोई ऐसी भूमिकाएं होती हैं जिनके पूरक भूमिकाओं की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे कवि, साधु की भूमिका। ठीक है, इनके अनुसार भूमिकाओं के संपादन के आधार पर निर्मित संबंधों के द्वारा ही समाज में जो है व्यवस्था बनी रहती है। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आज हमारा अगला प्रश्न है, किसने भूमिकाओं को संवादात्मक भूमिका एवं गैर संवादात्मक भूमिका के रूप में वर्गीकृत किया है? किसने किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि SF नाडेल ने। आज हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सामाजिकरण के संबंध में सही है? ऑप्शन नंबर ए चुनाव प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर बी समय लेने की प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर सी नीति निर्माण प्रक्रिया और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी भूमिका ग्रहण प्रक्रिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि भूमिका ग्रहण प्रक्रिया। सामाजिकरण एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम समाज में रहना और उसकी सक्रिय सदस्यता जो है बनना सीखते हैं। इस प्रक्रिया में समाज के मानदंडों एवं मूल्यों के साथ साथ अपनी सामाजिक भूमिकाओं जैसे कि पति पत्नी, माता पिता, मित्र, नागरिक आदि के संपादन करने की कला सीखने संबंधी दोनों बातें जो है सम्मिलित होती हैं। भूमिका ग्रहण प्रक्रिया सामाजिकरण के संबंध में सही है। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। आज हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी प्रदत्त परिस्थिति नहीं है? ऑप्शन नंबर ए लिंग, ऑप्शन नंबर बी आयु, ऑप्शन नंबर सी व्यवसाय और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी नातेदारी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि व्यवसाय। राल्फ लिंटन ने अपनी पुस्तक द स्टडी ऑफ मैन में भूमिका और परिस्थिति के बारे में बताया है। उन्होंने बताया कि सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत किसी व्यक्ति को एक समय विशेष में जो स्थान प्राप्त होता है उसी को उस व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति कहा जाता है। इन्होंने दो प्रकार की परिस्थिति की चर्चा की है। पहला है प्रदत्त परिस्थिति तथा दूसरा है अर्जित परिस्थिति। प्रदत्त परिस्थिति क्या होता है? वह परिस्थिति जो व्यक्ति को मात्र जन्म के आधार पर प्राप्त हो जाती है प्रदत्त परिस्थिति कहलाती है। जैसे कि लिंग, आयु, नातेदारी, जाति, प्रजाति आदि कारक जो है ये प्रदत्त परिस्थिति के मुख्य निर्धारक तत्व हैं। अर्जित परिस्थिति क्या होती है? किसी सामाजिक व्यवस्था में वह पद जो एक व्यक्ति प्रयासों, बहुधा प्रतिस्पर्धा, विशिष्ट योग्यता, ज्ञान एवं निपुणताओं द्वारा प्राप्त करता है अर्जित परिस्थिति कहलाती है। जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर, अध्यापक, कलेक्टर, व्यवसाय आदि अर्जित परिस्थिति के उदाहरण हैं। अब सीधी सी बात है, डॉक्टर तो आप पैदाइशी बन नहीं सकते हैं, इंजीनियर बनना तो आपको एजुकेशन सिस्टम में घुसना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। एक टीचर बनना है तब भी आपको मेहनत करने पड़ेगा, कलेक्टर बनना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगा। तो उसमें आपको एक प्रकार से अर्जित करने पड़ेगा। प्रदत्त परिस्थिति क्या है? जैसे नातेदारी हो गया, आय हो गया, जाति हो गया, ये सब तो आपको जो है ऑटोमेटिकली मिलता रहता है। जैसे ये जो है प्रदत्त परिस्थिति होती है। ठीक है, अर्जित परिस्थिति और प्रदत्त परिस्थिति में बिल्कुल नॉर्मल डिफरेंट है, ध्यान रखने वाली चीज है। बढ़ते हैं हम आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ। आज हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी प्रदत्त परिस्थिति है? अब इसमें से आप बताइए कि इनमें से कौन सी जो है प्रदत्त परिस्थिति है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ब्राह्मण। ठीक है, ब्राह्मण क्या है? यह प्रदत्त परिस्थिति, यानी कि ब्राह्मण कुल में आप जन्म ले सकते हैं पर आप विद्यार्थी कुल में जन्म नहीं ले सकते, अध्यापक कुल में जन्म नहीं ले सकते, डॉक्टर कुल में यह कोई कुल नहीं होता, इसे जो है आपको अर्जित करना पड़ता है। ठीक है, जबकि ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण एक कुल होता है जिसमें जो है यह प्रदत्त स्थिति है, जिसमें आप जन्म ले सकते हो, तो ऑटोमेटिकली आप ब्राह्मण कहलाएंगे। आज हमारा अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न में इनमें से कौन प्रदत्त परिस्थिति है? तो इनमें से कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए पुजारी, ऑप्शन नंबर बी सिपाही, ऑप्शन नंबर सी पति और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी बेटा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि बेटा। आज का हमारा अगला प्रश्न है, प्रदत्त परिस्थिति का निम्नांकित में कौन सा उदाहरण नहीं है? तो इनमें से कौन सा उदाहरण नहीं है? क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि एक डॉक्टर के रूप में परिस्थिति। यानी कि प्रदत्त स्थिति का जो है निम्नांकित में कौन सा उदाहरण नहीं है? तो एक डॉक्टर के रूप में परिस्थिति या जो है प्रदत्त परिस्थिति के रूप में एक उदाहरण नहीं है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आज का हमारा अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में कौन सा प्रदत्त परिस्थिति का आधार नहीं है? ऑप्शन नंबर ए जाति सदस्यता, ऑप्शन नंबर बी वर्ग सदस्यता, ऑप्शन नंबर सी नातेदारी और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी प्रजाति सदस्यता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि वर्ग सदस्यता। देखिए प्रदत्त स्थिति और जो है अर्जित परिस्थिति से एक क्वेश्चन 100% आना तय है, तो आप लोग इसको जरूर ध्यान में रखिएगा क्योंकि बिल्कुल माइन्यूट डिफरेंस है दोनों में, तो थोड़ी केयर करने की बात है। अर्जित मतलब जो हम जो है खुद के मेहनत से खुद से प्राप्त करें उसे अर्जित प्रस्तुत करते हैं, और प्रदत्त प्रस्तुत जो हमें मिल जाए, ठीक है, फ्री में, नॉर्मल से ऐसे समझिएगा। बढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा एक अर्जित परिस्थिति की प्रस्तुत नहीं करता है? ऑप्शन नंबर बी एक पिता, ऑप्शन नंबर बी एक पुजारी, ऑप्शन नंबर सी एक लोहार और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी एक ज्योतिषी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि एक लोहार। आज का हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा प्रदत्त परिस्थिति का संकेत करता है? तो इनमें से कौन सा है जो प्रदत्त परिस्थिति का संकेत करता है? ऑप्शन नंबर बी है एक कानून स्नातक, ऑप्शन नंबर बी एक ग्राम पंचायत, ऑप्शन नंबर सी एक विवाहित व्यक्ति और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी एक महिला। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि एक महिला। देखिए प्रदत्त परिस्थिति से रिलेटेड इतने सारे क्वेश्चन इस वजह से करा रहे हैं क्योंकि एग्जाम्पल बिल्कुल डिफरेंट है और लगता है ऐसे कि यार ये तो प्रदत्त स्थिति है और ये अर्जित परिस्थिति है, तो कभी कभी हम गलती कर देते हैं। इस वजह से आज के प्रैक्टिस में ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा शामिल किएंगे, तो आप लोगों के मन में ये नहीं आना चाहिए कि आज सर ने बहुत ईजी क्वेश्चन उठा लिए। ये ईजी क्वेश्चन नहीं है और हम गलती ईजी क्वेश्चन में ही करके आते हैं, ठीक है। कठिन क्वेश्चन क्या होता है, उसका जो कॉन्सेप्ट होता है क्लियर होता है, बट जो छोटे क्वेश्चन होते हैं, जो इजी क्वेश्चन होते हैं, उसके कॉन्सेप्ट हम बहुत ज़्यादा जो है हमारे माइंड से फिसल जाता है, तो हम लोग गलती करते हैं, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन को आप लोग बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, ठीक है। बढ़ते हैं हम आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है, समाज में प्रदत्त सामाजिक स्थिति तय होती है इस आधार पर? ऑप्शन नंबर ए है आमदनी, ऑप्शन नंबर बी शिक्षा, ऑप्शन नंबर सी जन्म और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि जन्म से। समाज में प्रदत्त सामाजिक स्थिति जो है किसे तय होती है? तो यह जन्म के आधार पर तय होती है। आज हमारा अगला प्रश्न है, आधुनिक समाज में अधिकांश सामाजिक स्थितियां होती हैं। ऑप्शन नंबर ए प्रदत्त, ऑप्शन नंबर बी अर्जित, ऑप्शन नंबर सी मानव निर्मित और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी ईश्वर द्वारा प्रदत्त। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अर्जित। आधुनिक समाज में अधिकांश सामाजिक स्थितियां अर्जित होती हैं। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दें, और यदि आप इस वीडियो के PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आप लोगों के लिए प्रोवाइड किए गए अभी तक जितने भी प्रैक्टिस सेट है उन सभी के मैक्सिमम PDF अवेलेबल है, जिसे आप वहां से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, जैसे कि कल मैंने आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट नहीं कंडक्ट करवा पाया था, बट आज शाम को 10 PM पे आप लोगों का एक मॉक टेस्ट होगा, ठीक है, और ये प्रॉपर रेगुलर चलता रहेगा। और जैसा कि आपको पता है कल संडे है, तो कल संडे को आप लोगों के लिए फुल लेंथ मॉक टेस्ट यानी कि एग्जाम के बेस पे तैयार किया गया फुल लेंथ मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा। तो आप लोग उसमें बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करें, और जिससे ये पता चलेगा कि आपका प्रेजेंट टाइम में GRC लेक्चरर के रिलेटेड जो है कितनी प्रैक्टिस हो चुकी है, आप कितने लेवल तक पहुंच चुके हैं, आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। पेपर बहुत ही मॉडरेट लेवल बनाया जाएगा, मैं आपको इन्फॉर्म कर देना चाहता हूँ। जो कल संडे को जो फुल लेंथ मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा वो पेपर मॉडरेट लेवल होगा, ना तो ईजी होगा और ना ही बहुत हार्ड होगा, ठीक है, बिल्कुल एग्जाम के बेस पे तैयार कराया जाएगा। तो आप लोग जो है कल के मॉक टेस्ट को बिल्कुल मिस नहीं करिएगा। आपको टेलीग्राम चैनल के द्वारा सूचित कर दिया जाएगा कि मॉक टेस्ट का टाइमिंग क्या रखा जाएगा, ठीक है। वैसे मैं आप लोगों से टेलीग्राम चैनल पे पूछूंगा भी कि आप लोग किस टाइम पे ज़्यादा जो है प्रेफर कर रहे हैं, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए यदि अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया गया है। सबसे बड़ी बात, टेलीग्राम चैनल पर जो आप लोगों के लिए रेगुलर मॉक टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है उसका आप लोगों से कोई पैसा नहीं लिया जाता है। मुझे कई कमेंट्स आ रहे हैं, तो मैं सबको इन्फॉर्म कर देना चाहता हूँ यार, उसका कोई पैसा नहीं लिया जाता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, बस मुझे आपका सिलेक्शन चाहिए। आप सिलेक्ट होंगे, मुझे इन्फॉर्म जिस दिन करेंगे, मुझे लगेगा मेरा पैसा मुझे मिल गया, ठीक है, मेरी फीस मुझे मिल गई। तो बस आप लोग पढ़िए, प्रिपरेशन करिए, प्रैक्टिस करिए और एग्जाम में सफल होइए। मेरा यही आप लोगों से ड्रीम है, यही मेरी इच्छा है और यही मेरी फीस है, ठीक है। बढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है,
कौन सा प्रदत्त परिस्थिति का उपयुक्त उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए है अध्यापक, ऑप्शन नंबर बी है पुत्र, ऑप्शन नंबर सी है प्रधानमंत्री और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी क्लर्क। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पुत्र। आज हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा अर्जित परिस्थिति का एक उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए जाति, ऑप्शन नंबर बी गोत्र, ऑप्शन नंबर सी वर्ग और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी बंधुत्व संगठन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि वर्ग। आज हमारा अगला प्रश्न है, लिंटन द्वारा प्रदत्त एवं अर्जित परिस्थिति में भेद उनकी किस पुस्तक में किया गया है? तो उनकी किस पुस्तक में किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है होमो हायरार्किस, ऑप्शन नंबर बी है द ट्री ऑफ कल्चर, ऑप्शन नंबर सी है द स्टडी ऑफ मैन और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी मैन एंड सोसाइटी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि द स्टडी ऑफ मैन पुस्तक में लिंटन द्वारा जो है प्रदत्त एवं अर्जित परिस्थिति में भेद जो है बताया गया है। आज हमारा अगला प्रश्न है, प्रदत्त परिस्थिति तथा अर्जित परिस्थिति में सर्वप्रथम किसने अंतर किया है? किसने अंतर किया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि राल्फ लिंटन ने। ठीक है। आज हमारा अगला प्रश्न है, लिंग, आयु व जात पर आधारित परिस्थिति किस प्रकार की परिस्थिति कही जाएगी? या किस प्रकार की परिस्थिति कही जाएगी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्रदत्त परिस्थिति। आज हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा उस व्यक्ति को संदर्भित करता है जिसका विशेष भूमिका में व्यवहार एक प्रतिमान प्रदान कराता है और जिसके आधार पर दूसरा व्यक्ति उसी भूमिका के निर्वहन में अपना व्यवहार करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि भूमिका प्रतिरूप। भूमिका प्रतिरूप से तात्पर्य ऐसे किसी महत्वपूर्ण अन्य व्यक्ति से है जिससे प्रेरित होकर एक व्यक्ति अपने व्यवहारों को एक आकार अथवा एक स्वरूप देता है। यह जरूरी नहीं है कि भूमिका प्रतिरूप वाले व्यक्ति को या वह व्यक्तिगत रूप से जो है जानता है। भारत अन्य स्थानों पर फिल्म के नायक एवं नायिकाओं के अलावा क्रिकेट के खिलाड़ी आधुनिक युवा युवतियों के भूमिका आदर्श जो है बने हुए हैं। तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आज हमारा अगला प्रश्न है, बहुसंस्कृतवाद का संबंध किससे है? तो बहुसंस्कृतवाद का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए दिए गए संस्कृतियों के संबंध में अधिमानी निर्णय से, ऑप्शन नंबर बी है सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत से, ऑप्शन नंबर सी सभी संस्कृतीय सम्मान से और लास्ट ऑप्शन नंबर डी कुछ संस्कृतियां अधिक प्रमुख है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सभी संस्कृतियां समान है। एक ऐसा समाज जो सांस्कृतिक रूप से विषामंगित हो, जिसमें एकाधिक सांस्कृतिक के लोग रहते हों और जो है जहां सह अस्तित्व में जो है विश्वास किया जाता हो, बहुसांस्कृतिक समाज कहते हैं। बहुसंस्कृतवाद का संबंधी सभी संस्कृतियों को जो है समान समझते हैं। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। आज हमारा अगला प्रश्न है, एक जीव के रूप में एक व्यक्ति के पास जन्म के समय क्या नहीं होता है जो सामाजिकरण की प्रक्रिया में प्रासंगिक होता है? ऑप्शन नंबर ए मूल प्रवृत्ति, ऑप्शन नंबर बी क्षमताएं, ऑप्शन नंबर सी प्रतिवर्त और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी मनोवृत्ति। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि मनोवृत्ति। साधारणतः इस शब्द का प्रयोग किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह के व्यवहार द्वारा प्रदर्शित ऐसी सीखी हुई प्रवृत्ति के लिए किया जाता है जिसके द्वारा किसी वस्तु तथा वस्तुओं के वर्ग का मूल्यांकन एक विशिष्ट एवं अस्थायी रूप में किया जा सकता है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि एक जीव के रूप में एक व्यक्ति के पास जन्म के साथ मनोवृत्ति की उपस्थिति जो है नगण्य होता है। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आज हमारा अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए तथा दूसरे को तर्क आर कहा गया है। कथन ए कह रहा है कि शिक्षा सामाजिकरण का पर्यायवाची है और इसका तर्क दिया गया कि सामाजिकरण वह एक प्रक्रिया है जिससे व्यक्ति अपने अंदर सामाजिक मूल्यों एवं मानकों को समाहित करता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं और साथ ही साथ कारण आर कथन ए की जो है सही स्पष्टीकरण कर रहा है। शिक्षा सामाजिकरण का पर्यायवाची ही नहीं बल्कि उसका एक हिस्सा है। यह जो है एक सामाजिकरण की प्रक्रिया है जिससे व्यक्ति अपने अंदर सामाजिक मूल्यों और मानकों को समाहित करता है। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं और साथ ही साथ कारण आर कथन ए की सही स्पष्टीकरण कर रहा है। आज हमारा अगला प्रश्न है,
पश्चिमी समुदायों में युवाओं के बीच सहवास मुख्य रूप से है। ऑप्शन नंबर ए विवाह का विकल्प, ऑप्शन नंबर बी विवाह की भूमिका, ऑप्शन नंबर सी समलैंगिक प्रतिमान और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी मूल्य कटौती रणनीति। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि विवाह का विकल्प। पश्चिमी समुदायों के बीच युवाओं के बीच सहवास मुख्य रूप से विवाह का विकल्प है। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आज का हमारा अगला प्रश्न है, भूमिका संघर्ष का अर्थ है। भूमिका संघर्ष का अर्थ क्या है? फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन आप लोगों से जो है पिछले प्रैक्टिस सेट में पूछा गया था, जिसका मैक्सिमम लोगों ने सही जवाब दिया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि दो विसंगत भूमिकाओं का एक साथ निर्वाह करना। ठीक है, निर्वाह करना पड़े, यह जो है भूमिका संघर्ष का अर्थ है। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आज हमारा अगला प्रश्न है, समाजशास्त्र में मानक शब्द का अर्थ है। ध्यान रखिएगा, समाजशास्त्र में मानक शब्द का अर्थ क्या है? तो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि हमारे प्रैक्टिस सेट के लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ दिए जाते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दें, और यदि आपको वीडियो पसंद नहीं आया है तो आप वीडियो को डिसलाइक कर दें। और आपने वीडियो को डिसलाइक क्यों किया है इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे क्या होगा कि हम आपके कमेंट को अपने नेक्स्ट वीडियो में जरूर कंसीडर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।